हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, उनके बारे में हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं। और 5 क्लासेज ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी और उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको वहाँ पर डिस्कस किया गया है, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो हम 12 to 13 क्वेश्चन डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं इस क्लास में एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि एमटीएस एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं 5 अक्टूबर से। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन या इन्हीं से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखाई देंगे इस एमटीएस एग्ज़ाम में, यानी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 4 नाम आपको दिए गए हैं जिनके द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई है। उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो इसमें है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर ईवी रामास्वामी नायकर। तो जो आत्मसम्मान आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। उसके अलावा आप देखेंगे जो अन्य नाम भी दिए हुए, तो कई सारे, अगर आंदोलन की बात आती है तो महात्मा गांधी के द्वारा कई सारे आंदोलन किए गए, जिनमें आपने देखा अभी असहयोग आंदोलन है, उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन है। बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया महात्मा गांधी ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और आज उनकी जन्म जयंती भी है, यानी आज है 2 अक्टूबर और आज के दिन ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। साथ ही साथ और जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी आज जन्मदिन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि कई सारी सूचियां हैं और उनमें अलग अलग विषय दिए हुए हैं। विषय का मतलब यह है, सूची का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है और कुछ में राज्य सरकार कानून बना सकती है और कुछ में कानून बनाने का अधिकार दोनों होता है। ऐसे कुछ विषय अलग अलग दिए गए हैं। तो हमारे संविधान में अगर बात करें तो 3 सूची यहाँ पर दी गई हैं, जिनमें है संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है इसमें, यानी इसमें जो विषय दिए हुए हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। और जो राज्य सूची में विषय दिए होते हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और जो समवर्ती सूची में विषय दिए जाते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, यानी दोनों उस पर कानून बना सकती हैं। तो अगर इनमें टोटल नंबर ऑफ जो विषय की अगर हम बात करें कितने विषय किस सूची में दिए गए हैं, तो संघ सूची में 100 विषय दिए हुए हैं, राज्य सूची में 61 विषय दिए हुए हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय दिए हुए हैं, यानी इतने विषय में आप कानून बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा रक्षा। जो रक्षा से संबंधित जो भी कानून है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। संघ सूची का ये विषय है रक्षा। उसके अलावा शिक्षा है, वन है, व्यापार है, इन सभी पर जो कानून है वो दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, क्योंकि शिक्षा और वन ऐसे एक सब्जेक्ट होते हैं जिन पर दोनों की जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार के द्वारा भी इसमें कार्य किया जाए उस हित में और राज्य सरकार के द्वारा भी उस हित में कार्य किया जाए। तो ये आपको इससे याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है थैलोफाइटा। तो कई सारे प्रकार होते हैं, जब आप बॉटनी के अंतर्गत इनको पढ़ेंगे तो कई सारे प्रकार होते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, उसके अलावा अनावृत बीजी है, आवृत बीजी है, जैसे कई सारी वहाँ पर डिफिनीशंस होती हैं। बट जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? यानी छत्रक शिला होती क्या है? देखिए जो छत्रक शिला है तो आप देखेंगे रेत का जब एक जगह जमाव हो जाता है हवाओं के चलने से, तो
जब रेत का वहाँ पर जमा हो जाता है तो एक छत्र जैसी वहाँ पर आकृति बन जाती है। और ये आकृति कहाँ बनती है? ये आकृति बनती है मरुस्थल में, यानी मरुस्थल होगा तो वहाँ पर रेत होगी, और रेत होगी तो वही रेत हवा के साथ उड़ उड़कर एक जगह इकट्ठा होती रहती है और फिर वहीं पर एक छत्रक का निर्माण हो जाता है। तो मरुस्थलीय एरिया में, मरुस्थल वाले क्षेत्र में आपको छत्रक शिला की ये प्राकृतिक आकृति आपको वहाँ पर दिखाई देगी, और इसे ही हम छत्रक शिला कहते हैं। और ये केवल और केवल मरुस्थल क्षेत्र में ही आपको मिलेगी। बाकी पहाड़ है, तटीय मैदान है, पठार है, यहाँ पर किसी प्रकार की छत्रक शिला जैसी आकृति आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक से रिलेटेड, और ये है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर ऋण देती है? तो किस दर पर ऋण देती है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को? तो ये होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंक दर। यानी बैंक की एक निश्चित दर होती है जिस दर पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। उसके अलावा अन्य भी जो रेट्स होते हैं, रेपो दर है और रिवर्स रेपो दर है, उसके अलावा दंड दर है, ये भी आरबीआई के द्वारा ही सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बैंक दर। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? यानी डीएनए और राइबोसोम, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके स्वयं के ये डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पर आपको यहाँ पर लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके स्वयं के डीएनए और स्वयं के ही राइबोसोम होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती। प्रायद्वीप पठार का क्या मतलब है यहाँ पर? तो आप देखेंगे प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला रीजन, उसको कहा जाता है तीन तरफ जो जल से घिरा हो, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यानी भारत का जो नीचे वाला भाग है, आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये जो नीचे वाला भाग है यही है प्रायद्वीपीय रीजन। ये पूरा प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि इस तरफ है अरब सागर, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल और नीचे है हिंद महासागर। तो तीन ओर से जल से घिरा है, तो इसे ही हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपको बताना है कौन सी पहाड़ियाँ इस प्रायद्वीप वाले रीजन में नहीं स्थित हैं। तो अगर हम एक तरफ से बात करें तो जो जावड़ी पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ स्थित हैं? ये हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु तो हमारा प्रायद्वीप रीजन में आता है, तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद आता है लुसाई पहाड़ियाँ, और लुसाई पहाड़ियाँ हैं मेघालय, मिजोरम और मणिपुर वाले रीजन में। मिजोरम और मणिपुर में फैली हुई हैं लुसाई पहाड़ियाँ, और यही हमारा सही आंसर है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो हमारा पड़ेगा इस तरफ, प्रायद्वीप से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेलीकोंडा जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी पड़ती हैं कहाँ पर? पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की ओर ये हमारी पहाड़ियाँ स्थित हैं, और ये है हमारा पूर्वी घाट, और ये भी पड़ता है हमारे प्रायद्वीप वाली रीजन में ही, प्रायद्वीप पठार वाले रीजन में। उसके अलावा नल्लामाला की जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी स्थित हैं आंध्रा और तेलंगाना के बीच। तो आंध्रा और तेलंगाना के बीच स्थित है नल्लामाला पहाड़ियाँ, और ये भी हमारी प्रायद्वीप रीजन में आती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लुसाई पहाड़ियाँ, जो मिजोरम और मणिपुर में स्थित हैं, और यही भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा शुरू हुई थी? यानी गांधी जी के द्वारा जो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी वो किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी? तो वो थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय में ये जो दांडी यात्रा है वो शुरू की गई थी। बाद में गांधी इरविन समझौता भी होता है इतिहास में, जो आपने देखा भी होगा, यानी उसके बारे में पढ़ा भी होगा। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि वह से चल रही है डैश, किस यानी किस गति से चल रही है। कोई वस्तु अगर उसकी गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि किस गति से चल रही है। अगर यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन लिखे होते तो आप शायद उस चीज़ को पकड़ पाते, लेकिन अभी हम आपको सभी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जो ध्वनि की गति है 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड जो गति होती है वो ध्वनि की गति होती है। और इससे ज़्यादा अगर कोई वस्तु चलती है तो फिर वो ध्वनि की गति से तेज चलने वाली वस्तु मानी जाएगी, और फिर उसका जो सही आंसर होगा ये होगा पराध्वनिक गति। पराध्वनिक गति से इंग्लिश में हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड।
और आपने देखा भी होगा जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं या जो भी मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, इनकी गति हमेशा आपने सुना होगा जो टर्म्स हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड से जाने वाली मिसाइल, तो ये उनकी स्पीड होती है जो ध्वनि से भी तेज़ होती है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 1 मैक की गति, तो 1 मैक क्या होता है, तो 1 मैक बराबर होता है 330 मीटर पर सेकंड, यानी ध्वनि की गति के बराबर जो भी स्पीड होती है उसको हम मैक में नापते हैं। 1 मैक में 330 मीटर पर सेकंड, और जिस प्रकार से आप आगे मैक बढ़ाते जाएंगे यानी 5 मैक, 3 मैक, तो उसी प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई होता रहता है इस ध्वनि की स्पीड में। तो जो पराध्वनिक गति है ये होती है सुपरसोनिक स्पीड, और सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो होती है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक सुपर से भी ऊपर होता है हाइपर, तो हाइपरसोनिक स्पीड होती है, ये ध्वनि से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, यानी हम ये कह लें 5 मैक से एबव, 5 मैक से ऊपर की गति जो होती है वो आती है हाइपरसोनिक स्पीड के अंतर्गत, और 5 मैक तक की जो स्पीड है वो आती है हमारी सुपरसोनिक स्पीड। तो यहाँ पर देखिए हाइपरसोनिक से रिलेटेड कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर सही होगा सुपरसोनिक स्पीड, पराध्वनिक गति जो ध्वनि की गति से भी तेज़ है, यानी 330 मीटर पर सेकंड से भी तेज़ चलने वाली स्पीड, और 1 मैक भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस सरीसृप के 4 हृदयी कक्ष होते हैं। तो देखिए हार्ट चैम्बर्स, अलग अलग आपको जो यानी क्रिएचर हैं, अलग अलग प्राणी हैं, उनमें अलग अलग आपको हार्ट चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। यानी अगर हम अपनी बात करें, मानव की बात करें, तो मानव हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें अलग अलग जो ग्रुप के अलग अलग क्रिएचर हैं उनके अलग अलग हार्ट चैम्बर्स होते हैं, तो मानव के 4 यानी 2 अलिंद 2 नीले होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उभयचर यानी जो एम्फीबियंस होते हैं उनके 3 चैम्बर हार्ट उनमें पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो फिशेज होती हैं यानी जो पानी वाले जीव होते हैं जिनमें फिश है, तो फिश के जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो होते हैं 2, यानी 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है फिश के अंदर। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस सरीसृप के 4 हृदयी कक्ष होते हैं, यानी चारों यहाँ पर रेप्टाइल्स दिए हुए हैं, सरीसृप दिए हुए हैं, बट आपको बताना है कि इनमें 3 चैम्बर्स का हार्ट होता है, बाकी कोई इन चारों में कोई एक ही है जिसके 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसके 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कछुआ आ जाता है हमारा उभयचर के अंतर्गत, तो इसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। उसके अलावा कोबरा या सांप, इसके अंदर भी 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। उसी प्रकार से गिरगिट के भी 3 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। बाकी जो मगरमच्छ है उसके केवल 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। उसके अलावा मानव है, चमगादड़ हैं यानी जो मैमल्स हैं उनके 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई, यानी इनमें जो 3 पुस्तक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं और एक बुक उनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो आप देखेंगे एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी JL नेहरू की ही बुक है। उसके अलावा द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी JL नेहरू की बुक है। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था, ये भी JL नेहरू की बुक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द ब्रोकन विंग, जो जवाहरलाल नेहरू की बुक नहीं है, ये बुक है कैहलिल गिब्रॉन की। एक ये नॉवेल्स है द ब्रोकन विंग्स कैहलिल गिब्रॉन की, तो ये उनकी बुक है, बाकी सभी जवाहरलाल नेहरू की बुक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है, किसके लिए होता है संसदीय बैठक का पहला घंटा। तो देखिए जो संसदीय बैठक होती है उसका जो पहला घंटा होता है वो आता है प्रश्नकाल, यानी उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। इस दौरान जो सभी प्रश्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित क्वेश्चंस हैं, कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं, उनको पूछा जाता है संसद में। और ये आपका होता है 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, यानी जो बैठक का पहला घंटा होता है ये होता है प्रश्नकाल। और फिर उसके बाद शुरू होता है शून्यकाल 12 से 1, यानी यहाँ पर बिना अनुमति के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं शून्यकाल के दौरान 12 से 1। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो ये है अनुच्छेद 356। यहाँ पर दिए गए हैं 3 अनुच्छेद दिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 352, 356, 360। ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल,
और ये होता है राष्ट्रपति शासन। उसके अलावा ये होता है वित्तीय आपात। तो आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद आपको हमेशा याद रखने, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 की, तो जो भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इस अनुच्छेद में दी हुई हैं, अनुच्छेद 368 में। तो इस प्रकार से हमारे जो 13 क्वेश्चन हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। आप इसी तरीके से सीरीज़ से जुड़े रहिए। 6 सेट्स हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं और हम प्रयास करेंगे 10 to 15 सेट MTS एग्जाम्स के यहाँ पर सॉल्व कर लें जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। इसके बाद हम अन्य एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।